हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। सो जो आज का डिजीज कंडीशन है वो है COPD। तो COPD का फुल फॉर्म क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक मतलब जो लंबे टाइम पीरियड से बीमारी चले आ रही है, क्रॉनिक परसिस्टेंट लंबे टाइम से कोई डिजीज चली आ रही है उसे हम क्रॉनिक बोलेंगे। ठीक है, फिर ये बीमारी कहाँ होती है? हमारे लंग्स में होती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कोई रुकावट। अब वो रुकावट पार्शियल भी हो सकता है या फिर कंप्लीट भी हो सकता है। ठीक है, तो पार्शियल रुकावट या कंप्लीट रुकावट कहाँ हो रहा है? हमारे पल्मोनरी, हमारे लंग्स में हो रहा है। तो ये लंग्स की एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है जो लंबे टाइम से चली आ रही है, उसी को हम COPD बोलते हैं। तो असल में COPD क्या हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है? नहीं, ये हमारे सिर्फ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। COPD कहाँ होता है? हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। तो हमें पता है कि हमारे माउथ और नोज से जो एयर है वो हमारे कहाँ आएगी? फेरिंग्स में आएगी। कहाँ पर? हाइपोफेरिंग्स में। फिर यहां से कहाँ जाएगी? हमारे लैरिंग्स में। लैरिंग्स से हमारे ट्रेकिया में। ठीक है, ये हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया में जाएगी। फिर ट्रेकिया दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, दो भाग में बंट जाएगा, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये ब्रोंकाई अगेन छोटे छोटे और भी अधिक भागों में, ब्रांचेस में बढ़ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल आएगा, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक आएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आएगा, फिर लास्ट में हमारे एल्वुलाई डक्ट आएंगे, और इन एल्वुलाई डक्ट से हमारे जो है एयर स्पेस, हमारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट, ठीक है, एल्वुलाई, वो यहां जुड़ जाती है। इन एल्वुलाई में बहुत सारी कैपिलरीज होती है, ब्लड की, वेन्स की बहुत सारी कैपिलरीज होती है। इन्हीं एल्वुलाई के अंदर, इन्हीं एयर स्पेस के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। ब्लड में जो CO2 होगा वो वापस एल्वुलाई में आएगा, और जो प्योर हमने जो ऑक्सीजन इनहेल किया है वो वापस किसमें मिल जाएगा? ब्लड में मिल जाएगा। तो ये गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वुलाई के अंदर होता है। तो हमारा माउथ, नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स, इसको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, बट जो COPD की बीमारी है वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। लोअर मतलब हमारे ट्रेकिया में, हमारे ब्रोंकाई में, हमारे ब्रोंक्यूल्स में और हमारे एल्वुलाई में। तो COPD हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। COPD रेफर्स टू ग्रुप ऑफ क्रॉनिक, ये एक ग्रुप है, मतलब इसमें कुछ डिजीज आती है, तो ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। ये एक क्रॉनिक है, मतलब लंबे टाइम से है, इरिवर्सिबल, इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम दोबारा से पेशेंट को हेल्दी लंग्स उसके वापस नहीं लेके आ सकते। ये इरिवर्सिबल है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, बस इसके हम कुछ सिम्टम्स को हल्का बहुत कम कर सकते, बट इसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। तो ये एक इरिवर्सिबल लंग डिजीज है, करेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। लगातार एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन बना रहेगा, रुकावट बनी रहेगी। वो रुकावट पार्शियल भी हो सकती है या फिर कंप्लीट तरीके से भी हो सकती है। कहां पर? फ्रॉम ट्रेकिया टू स्मॉलेस्ट एयरवे। ये बीमारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है, तो ये ट्रेकिया में होगा और हमारे सबसे छोटे एयर स्पेस में होता है। ठीक है, ट्रेकिया से लेकर कहां तक? हमारे एल्वुलाई तक, हमारे एयर स्पेस तक इसमें ऑब्स्ट्रक्शन बना रहेगा। ठीक है, रिजल्टिंग इन फंक्शनल डिसेबिलिटी ऑफ द लंग्स। और लंग्स जो अपना फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज का, वो ढंग से नहीं कर पाएगा और अपने फंक्शन में लंग्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिससे कि लंग्स के अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है। इसी को हम COPD बोलते हैं। पहले जब साइंटिफिक रिसर्च नहीं थी इतनी ज्यादा, तो उस टाइम पे COPD के अंदर 4 से 5 डिजीज कंडीशन को लेते थे, जैसे कि इरिवर्सिबल, जैसे कि रिवर्सिबल अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेटेक्सिस एंड एम्फाइसीमा। बट अभी न्यू रिसर्च के अनुसार जो है वो COPD में सिर्फ 2 ही डिजीज कंडीशन आती है। कौन कौन सी? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। क्योंकि जो अस्थमा है और जो ब्रोंकेटेक्सिस है वो अपने आप में खुद एक बहुत बड़े डिसऑर्डर है। ठीक है, अस्थमा और ब्रोंकेटेक्सिस अपने आप में बहुत बड़े डिसऑर्डर है, तो उनको हम COPD के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अभी जो COPD के अंदर है वो सिर्फ 2 ही डिजीज कंडीशन आती है। पहला है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा है एम्फाइसीमा। ठीक है, इसमें होता क्या है? कब हम बोलेंगे पेशेंट को जो है वो लगातार क्या है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, मतलब लंबे समय से उसको ब्रोंकाइटिस है, कब बोलेंगे हम? इसके लिए कंडीशन क्या है? क्रॉनिक एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन इन द ट्रेकियोब्रोंकल।
इसमें जो डिजीज होगी ना वो सिर्फ ट्रेकिया और ब्रोंकाई में होगी, इसलिए इसका नाम है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये जो डिजीज होगी ये कहां पर होगी, सिर्फ ट्रेकिया और ब्रोंकस में। इसमें पेशेंट को लंबे समय से एक लगातार कफ बना रहेगा, लगातार खांसी पेशेंट को रहेगी। अब वो खांसी, वो जो कफ है वो कैसा रहेगा, persistent cough with sputum expectoration for at least 3 months per year over 2 consecutive years। लगातार पेशेंट को कफ बना रहेगा, वो कफ एकदम थिक होगा, एक्सपेक्टोरेशन जिसे हम फैलम कहते हैं, बलगम। ठीक है, तो वो कफ एकदम बहुत ही गाढ़ा होगा, थिक होगा, और 1 साल में कम से कम 3 महीने तक पेशेंट को कफ बना रहेगा। और 1 साल में कितनी बार, 3 महीने से ऊपर जो कफ है। ठीक है, और ये लगातार 2 साल तक रहेगा। ये लगातार कब तक रहेगा, 2 साल तक रहेगा। और थिक स्पुटम वाला कफ होगा, एक्सपेक्टोरेशन कैसा होगा, थिक होगा, गाढ़ा होगा, जिसे हम फैलम बोलते हैं, बलगम बोलते हैं। उसी को ही हम बोलेंगे पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, तो मतलब ये सीओपीडी के अंदर आएगा। नेक्स्ट, एम्फाइसीमा हम कब बोलेंगे, एम्फाइसीमा पेशेंट को हम किस कंडीशन में बोलेंगे, परमानेंट डायलेशन ऑफ एयर स्पेस फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक टू एयर स्पेस। ठीक है, इसमें डायलेशन हो जाएगा, इसमें फैल जाएंगी। ठीक है, हमको पता है कि जो ट्रेकिया है उसमें ब्रोंकाई आते हैं, फिर ब्रोंकाई 3 भागों में बढ़ते हैं। ठीक है, लगातार ब्रांचेस निकलती है बहुत सारी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, फिर हमारा जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स निकलता है, फिर निकलता है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, उसके बाद निकलता है हमारा एल्वुलाई डक्ट, और इस एल्वुलाई डक्ट से ये एल्वुलाई जुड़ी होती है। एल्वुलाई हमारी लंग्स की फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, एयर स्पेस एल्वुलाई। ठीक है, इसी के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो एम्फाइसीमा कब बोलेंगे, जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एल्वुलर ट्रैक्ट में और एल्वुलाई में डायलेशन होगा, ये फैल जाएंगे किसी डिजीज के कारण, किसी कारणवश ये फैल जाएंगी। ठीक है, एल्वुलाई आपस में मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत ये सब अपने आप से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, बट जब सब एल्वुलाई एक साथ फ्यूज हो जाएंगी, इकट्ठा फ्यूज हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल फैल जाएंगी। उसी को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। इसी को बोलेंगे हम क्या, एम्फाइसीमा। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जो हमारा एल्वुलाई डक्ट है जिससे एल्वुलाई जुड़ी हुई है, वो सब कुछ फैल जाएगा, उसी को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। नेक्स्ट है एयर स्पेस वीकन्स रप्चर क्रिएटिंग लार्जर एयर स्पेस। जो ये हमारा एयर स्पेस है, जब बिल्कुल ये कमजोर पड़ जाएगा, बिल्कुल ये वीक हो जाएगा और रप्चर होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, तो इसी को हम बोलेंगे एम्फाइसीमा। ठीक है, अब ये कंडीशन किस में होती है, ब्रोंकोटेक्सिस कैसे हो गए पेशेंट में, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, पर 95% केसेस सीओपीडी के क्यों होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग से। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं ब्रोंकोटेक्सिस में कफ कैसे बन रहा है, क्यों कफ बन रहा है। ठीक है, वो स्पुटम कहां से आ रहा है, तो जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, 95% केसेस सीओपीडी के स्मोकिंग से ही होते हैं। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पर अगर हम स्मोकिंग एग्जाम्पल लेते हैं, तो स्मोकिंग में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ निकोटीन होते हैं, कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सपोज ये हमारा ट्रैक है, ठीक है, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ब्रोंकाई। तो हमें पता है कि जो हमारा ब्रोंकाई है उसमें 4 लेयर होते हैं। ठीक है, सबसे अंदर की जो लेयर है ग्रीन वाली, इसको बोलते हैं म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल लेयर। ठीक है, इस म्यूकोजल लेयर में कॉलमनर सेल्स होते हैं, सूडो कॉलमनर सेल्स होते हैं, जिनसे कि ये सीलिया जुड़े होते हैं। इनका काम क्या है कि बाहर से अगर हम सांस ले रहे हैं या फिर माउथ के थ्रू हमने सांस ली, तो हमारे आसपास बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। अगर गलती से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गलती से हमने डस्ट पार्टिकल इनहेल कर लिए, तो इन सीलिया का काम क्या होता है कि अपवर्ड मूवमेंट से उस डस्ट पार्टिकल को हमारे इसोफेगस में बाहर फेंक देते हैं। इसीलिए तो हम ऐसे खांसी करते हैं और इस स्प्यूटम को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो इनका काम है डस्ट पार्टिकल अगर आ जाए तो उसको बाहर निकाल देना। तो सबसे अंदर की लेयर है म्यूकोजल लेयर। फिर जो मैंने ब्लू लेयर बना रखी है, ये है सब म्यूकोजल लेयर। इस सब म्यूकोजल लेयर में हमारे गोबलेट सेल्स होते हैं, हमारे म्यूकस सेल्स होते हैं। क्योंकि डस्ट पार्टिकल यहां पर कैसे चिपकेंगे, ठीक है, जब ये गोबलेट सेल म्यूकस सेल क्या करेंगे, कुछ सिक्रीशन करेंगे, तो यहां पर ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल्स इनसे चिपक जाए और हम कफ करते हैं, कफ मतलब हम खांसी करते हैं, तब हमारा स्प्यूटम जो है, फैलम जो है वो बाहर आता है। ठीक है, उस फैलम स्प्यूटम में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो पहली लेयर ग्रीन वाली म्यूकोजल लेयर, फिर
सबम्यूकोजल लेयर, फिर बाहर से एक लेयर होती है मस्कुलर लेयर, और सबसे बाहर की लेयर क्या होती है, एडवेंटिशियस लेयर। तो इन 4 लेयर से जो है हमारा ये ट्रैक्ट बना हुआ है। ठीक है, अब जो लोग बहुत अधिक स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्मोकिंग में निकोटीन है, बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स है, अब वो पार्टिकल्स यहाँ ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और अगर ज्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो हमारा सीलिया फटाफट काम करना शुरू कर देगा, जिससे कि इनका साइज भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, सीलिया का साइज भी छोटा हो जाएगा, और जो ये म्यूकस वाले सेल्स है ये बहुत अधिक म्यूकस सिक्रेट करना शुरू कर देंगे। फिर हमारी जो बॉडी है, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो भी अलग से एक रिस्पॉन्स लेती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई ऐसी मैकेनिज्म होती है जो हमारी बॉडी को हार्म करने की कोशिश करती है, तो हमारी बॉडी उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए अपना खुद का एक मैकेनिज्म बनाती है। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं स्मोकिंग से, जो लोग बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, एक्सेसिव पार्टिकल्स के कारण सीलिया का साइज छोटा हो गया। जो म्यूकस सेल है उन्होंने एक रिएक्शन लिया, ठीक है, उन्होंने वहां पर अपना नंबर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, हाइपरप्लेसिया यहाँ पर सेल का हो गया, अधिक म्यूकस सेल यहाँ और बनना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पर हाइपरट्रॉफी भी हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज ही बढ़ जाएगा। जो हमारे गोबलेट सेल है, म्यूकस सेल है, उनका साइज वो बड़े बड़े हो जाएंगे और बहुत अधिक जो है म्यूकस का सिक्रेशन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जिससे वहां पर गाढ़ा स्पुटम इकट्ठा हो जाएगा, जिसे हम फैलम बोलते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं ब्रोंकिक्टेसिस। ठीक है, स्मोकिंग के कारण हमारे म्यूकस सेल ने हाइपरट्रॉफी करी और हाइपरप्लेसिया किया, मतलब अपना अमाउंट बढ़ा दिया, अपना साइज बड़ा कर दिया। ठीक है, हाइपरट्रॉफी मतलब होता है सेल का साइज बड़ा होना, हाइपरप्लेसिया मतलब होता है सेल का अधिक बढ़ना। ठीक है, अधिक मतलब अधिक नंबर में बढ़ना। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, हमारा जो है पूरा ट्रैक्ट, पूरा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो पूरा का पूरा स्पुटम से भर जाएगा, एक गाढ़े फैलम से भर जाएगा, जिसे हम ब्रोंकोटाइसिस बोलते हैं। अब जो हमारा है एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा कैसे हुआ पेशेंट में। ठीक है, ये जो हमारे ट्रैक्ट थे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा एल्वोलाई डक्ट और हमारा एल्वोलाई, ये कैसे फैल गए, ये कैसे डायलेशन इनमें हो गया। ठीक है, इसमें भी अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है, क्योंकि मेन जो कारण है सीओपीडी का वो स्मोकिंग ही है, तो अगर इसमें पेशेंट स्मोकिंग करेगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा जो एल्वोलाई होता है, जो हमारा फंक्शनल यूनिट होता है एयर स्पेस का, इसके अंदर एक्चुअली 2 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, पहला प्रोटीन है प्रोटीज। प्रोटीज का काम है कि प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करना, प्रोटीन्स को तोड़ना। ठीक है, एक होता है एंटी प्रोटीज, मतलब ये इसके अपोजिट काम कर रहा है, इसका काम है इस प्रोटीन को बचाना। ठीक है, ये हमारी बॉडी में बिल्कुल बैलेंस में होते हैं। ठीक है, इसलिए जो एल्वोलाई है उसके अंदर एक इलास्टिसिटी बनी होती है। जैसे ही गैस एक्सचेंज होता है तो ये एकदम से इन्फ्लेट होते हैं, फिर डिफ्लेट होते हैं, पूरा डिफ्लेट नहीं होते ये। ठीक है, इलास्टिक उसमें काम करते हैं, तो गुब्बारा होता है उसको फुलाएंगे फिर हवा बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये एक इलास्टिक फॉर्म में काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है जो कि वहां प्रोटीन के बैलेंस को बना के रखता है। ठीक है, प्रोटीन को दूसरा नाम है इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन। एंटी प्रोटीज का दूसरा नाम है एंटी इलास्टिन प्रोटीन। तो सिगरेट जब पीता है इंसान तो उसके कारण जो प्रोटीज है इसका अमाउंट तो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो एंटी प्रोटीज है, जो रोकता है प्रोटीन को डिस्ट्रक्शन होने से, जो रोकता है, ठीक है, ये रोकता है डिस्ट्रक्शन होने से, इसका अमाउंट घट जाएगा। अब इनमें इम्बैलेंस हो गया। प्रोटीज जो इलास्टिक है वो क्या करता है, बहुत अधिक प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी सेल से यहां पर अगर ऐसा होगा तो हमारी इम्यूनिटी सेल से एक अल्फा एंटीट्रिप्सिन नाम का एंजाइम भी निकलता है। ठीक है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन नाम का एंजाइम भी निकलता है। ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी से अगर ये सब कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के जो एसिनोफिल है, बेसोफिल्स है, ये सब वहां पर आएंगे, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स दिखाएंगे, जिसके कारण वहां पर और अधिक डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोटीन और अधिक टूटना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे एल्वोलाई जो है वो अपना इलास्टिकपन, अपना लचीलापन खो देगा और वो डायलेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक एल्वोलाई दूसरे एल्वोलाई में फ्यूज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और जब इस तरह से बड़े बड़े एल्वोलाई दिखना शुरू हो जाएंगे लंग्स में, उसी को हम एम्फाइसीमा बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से पूरा लंग्स क्या हो गया, एल्वोलाई ने अपना साइज खो दिया है, वो एक बुलाई मतलब बड़े फॉर्म में बन चुके हैं, उसी को एम्फाइसीमा बोलते हैं। तो ये था सीओपीडी। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ने वाले कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ सीओपीडी। तो सीओपीडी के होने का यहाँ पर कारण क्या है, तो जो पहला इसका कारण है वो है
सिगरेट स्मोकिंग, एक्टिव एंड पैसिव। तो 70% केसेस जो होते हैं सीओपीडी के वो मेनली किससे देखे गए? स्मोकिंग से देखे गए। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या फिर टोबैको स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। इसमें एक्टिव मतलब जो डायरेक्टली स्मोक को पी रहा है, ठीक है। अगर बहुत लंबे टाइम पीरियड से कोई लगातार स्मोकिंग कर रहा है उसमें एक्टिव स्मोकर बोलेंगे। जो डायरेक्टली स्मोक को क्या कर रहा है? इनहेल कर रहा है। और अगर कोई उसके आसपास खड़ा है या किसी घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है और साथ में उसके फैमिली मेंबर्स भी डायरेक्टली स्मोक को लेते हैं वहां पर, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? पैसिव स्मोकर। एक तो जो पर्सन स्मोक कर रहा है वो तो एक्टिव स्मोकर है, साथ में अगर उस स्मोक के धुएं को कोई साथ दूसरे लोग भी अगर ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? पैसिव स्मोकर। तो 70% केसेस सीओपीडी के देखे गए स्मोकिंग में। तो पहला कारण ये। दूसरा, एक्सपोजर टू फ्यूम्स, किसी भी प्रकार का धुआं, ठीक है, किसी भी प्रकार का फ्यूम्स। जैसे कि विलेजेस में होता है कि जो वहाँ पर काव डंग केक है या फिर लकड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर घर के अंदर वेंटिलेशन की इतनी सुविधा नहीं होती, ठीक है, वहाँ से हवा अंदर बाहर नहीं जा सकती। तो वहाँ पर क्या करते लोग? चूल्हे में अगर खाना बनाएंगे तो वहाँ से बहुत अधिक स्मोक होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं होती गाँव में। अगर किसी भी तरह का कोई आग जला रहा है या फिर किसी वेस्टेज को जला रहा है, ठीक, किसी भी तरह का जो धुआं है उससे भी ये हो सकता है। अगर बहुत लंबे टाइम पीरियड से कोई उस धुएं के संपर्क में आ रहा है तो उसे आगे चल के सीओपीडी होने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, लकड़ी हो गई है, कोयला हो गया है या फिर जो कचरा हो गया है, लोग उसको जलाते हैं, उससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं धुएं में, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारे लंग्स को इरिटेट कर सकता है, हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट कर सकता है। तीसरा कारण, जेनेटिक, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अगर किसी फैमिली में किसी को था पहले सीओपीडी, क्यों होता है सीओपीडी किसी फैमिली में? तो वो आगे चलकर भी उसके किसी न किसी जनरेशन में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति को जेनेटिक के कारण होता है उसमें देखा गया है कि जो एक प्रोटीन होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन होता है, ठीक है। मैंने आपको 2 तरह के प्रोटीन पढ़ाए थे, प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज। प्रोटीएज तो क्या करता है? प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, और एंटी प्रोटीएज क्या करता है? उसको बचा के रखता है। मतलब जो यहाँ पर एंटी प्रोटीएज निकलता है उसका नाम क्या है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, उसका नाम क्या? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये मेनली लिवर से निकलता है और इसका काम है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें प्रोटीन को बांध के रखना, ठीक है। जो हमारे एल्वुलाई है उसमें इलास्टिसिटी को बनाए रखना, ताकि प्रोटीन रहेगा तो वहां पर वो अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे। बट जिनके लिवर में ये कम निकलता है या फिर जिनको आगे चल के लिवर सिरोसिस होता है या फिर लिवर डैमेज है, ठीक है, या फिर जेनेटिक कारण उसमें ये बहुत ही कम बनता है या फिर नहीं बनता, तो उससे क्या होता है कि जो एल्वुलाई है, जो हमारे ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें प्रोटीन टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वहां पर फिर इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर अच्छे से वहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। हमारे एल्वुलाई में प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा एल्वुलाई जो होगा अपनी इलास्टिसिटी खो देगा, ठीक है, और वहां पर भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो किसी फैमिली में अगर किसी को जेनेटिक है तो आगे किसी और को भी हो सकता है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से। तो प्रोटीन का नाम क्या? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट यहां पर है एयर पॉल्यूशन, केमिकल ऑक्यूपेशन, किसी भी तरह का एयर पॉल्यूशन। अब जैसे जो बिग सिटी, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जहां पर क्राउडेड एरिया है, ठीक है, खूब अधिक ट्रैफिक जहां लगता है, आजकल एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके कारण भी अगर उसके एक्सपोजर में हम बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में अधिक काम करते हैं वहाँ केमिकल्स फ्यूम्स निकलते हैं, साइनाइड वगैरह, ठीक है, और उसके अलावा कैडमियम वगैरह। तो वहाँ पर अगर कोई लोग बहुत लंबे टाइम से वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनमें आगे चल के सीओपीडी हो सकता है। और ऑक्यूपेशनल मतलब कुछ ऐसे लोग जो कोयले के खदान में काम करते हैं, या फिर जहाँ पर कॉटन बनता है, या फिर यहाँ पर रुई वगैरह बनेगी, ठीक है, कॉटन बनेगा, या फिर सैंड की फैक्ट्री में जहाँ पर ब्रिक्स बनती है, जहाँ पर ईंट वगैरह बनती है, ठीक है, जो लोग भट्टी में काम करते हैं, तो वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे नॉस्ट्रिल और हमारे माउथ के थ्रू डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएंगे और वहाँ पर पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, जो धीरे धीरे हमारे ट्रैक्ट को इन्फ्लेम कर देंगे, ठीक है, उसको वहाँ पर इरिटेट कर देंगे और वहाँ पर बहुत अधिक म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से सीओपीडी होती है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल मतलब जो इन जगहों पे काम करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंट और सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। फ्रीक्वेंट अगर छोटा बच्चा है या फिर कोई एडल्ट भी है, अगर उसको लगातार छोटी छोटी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लगातार हो रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंट मतलब हर टाइम पीरियड में उसको लगातार रेस्पिरेटरी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन उसको हो रहे हैं, या फिर उसको कोई सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो आगे चल के COPD में बदल सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये दो पार्ट है COPD के कि दो COPD में दो डिजीज कंडीशन कौन सी आती है, एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अगर किसी को ये दोनों डिजीज कंडीशन है या फिर इनमें से एक है और दूसरा भी हल्का सा है तो उसको COPD आगे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अस्थमा विद स्मोक, ठीक है, अगर किसी को सीवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा है और साथ में पर्सन स्मोक भी कर रहा है या फिर डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में जा रहा है या फिर पॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है, तो उसको आगे चल के अस्थमा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COPD में। नेक्स्ट है यहाँ पर 40% अबव एज। ओल्डर एज आते आते ऑब्वियस ये बात है कि जो हमारी बॉडी का फंक्शन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाएंगे तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डिक्लाइन मतलब कम काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स, जो आसपास धूल मिट्टी है या फिर पॉलन ग्रेन्स है जो, ठीक है, जहाँ पर कई बार खेतों में जो गेहूं है, ठीक है, उनकी कटाई होती है या फिर जिस टाइम पे फूल वगैरह बहुत अधिक लगते हैं उस टाइम पॉलन डस्ट उड़ती है या फिर आसपास की जो मिट्टी है डस्ट है उससे भी COPD का खतरा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर, जो बहुत लंबे टाइम पीरियड से लगातार कोल्ड टेम्परेचर में रहता है उसको भी रेस्पिरेटरी डिजीज या फिर COPD हो जाएगा।